पाठशाला में आज लेकर आया हूं, क्या नरेंद्र मोदी पूरा चुनावी सिस्टम बदलने वाले हैं? अब आपके यहां चुनाव तय समय पर नहीं होगा क्या? आज इसके बारे में बात करूंगा, विस्तार से करूंगा। इसके अलावा बार बार क्रैश होने वाले मिग 21 को कब हटाएगी सरकार? 40 साल या कहिए करीब 55 साल पुराना विमान उड़ाने पर क्यों मजबूर है एयरफोर्स? इसके बारे में भी बात करेंगे। 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, उसकी भी चर्चा होगी। और कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग करने वालों को पब्लिक का जवाब क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। चीन के खिलौना मार्केट की बैटरी डाउन करने वाला चैप्टर भी है। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले देश के चुनावी सिस्टम में सबसे बड़े बदलाव का चैप्टर। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में सरकार गिर गई और नोटों के मिलते बंडलों के बीच चर्चा है कि क्या बंगाल में भी खेला होगा और सरकार बदल जाएगी। इतना ही नहीं, गुजरात का चुनाव भी सामने खड़ा है और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। साल भर चुनावी मोड में रहने वाले देश में अब नरेंद्र मोदी क्या एक बार में सारे चुनाव करवाने का प्लान ला रहे हैं, यानी वन नेशन वन इलेक्शन? आज ये चैप्टर इसलिए खोल रहा हूं कि देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोर पकड़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ एक बार में लोकसभा और विधानसभा सारे चुनाव होंगे। मतलब यह नहीं कि आज गुजरात का हो रहा है, अगले साल छत्तीसगढ़ का हो रहा है, फिर राजस्थान का हो रहा है, बीच में लोकसभा का चुनाव हो गया। नहीं, एक साथ सारे राज्यों के चुनाव, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव और देश के केंद्र में बैठने वाली सरकार यानी लोकसभा का चुनाव। और इसको लेकर कवायद भी तेज हो चुकी है। सरकार ने इस विषय पर स्टडी का जिम्मा विधि आयोग को सौंपा है ताकि एक ठोस रोड मैप जल्द तैयार किया जा सके। कई बड़े बदलाव लाने के लिए एक के बाद एक निर्णय ले रहे पीएम नरेंद्र मोदी बहुत सीरियस हैं इसको लेकर कि देश में एक साथ सारे चुनाव हों और देश में बार बार चुनाव होने से जो खर्चा होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम तैयार होता है कि हर साल चुनाव के मोड में रहो, हर साल कुछ रेवड़ी बांट दो, हर साल जो है कुछ ना कुछ नया ऐलान कर दो, वो चीज खत्म हो और देश जो है वो एक स्थायी दिशा जो है वो हासिल कर सके। एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए, इसके पीछे कई तर्क हैं जो अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन भी है? इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं का देश, इतने सारे राज्य, क्या केंद्र और राज्यों के चुनाव को एक साथ कराया भी जा सकता है या नहीं? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया तो कितनी सीटों पर एक साथ चुनाव कराना होगा। मतलब सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा कि कितनी सीट पर एक साथ चुनाव कराना होगा, कितनी सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराना होगा। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये लागू हो गया, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हो जाए क्योंकि उनको लगता है कि ये देश की भलाई में है, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 543 सीट, इस पर एक साथ चुनाव होगा। वो तो होता ही है जब लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के लिए भी एक साथ चुनाव होगा और उसमें कितनी सीटें आज की तारीख में मौजूद हैं? 4126 सीट। यानी अगर आप मिला लीजिए तो करीब करीब, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें मिला लीजिए तो 4600 से ज्यादा सीटों पर एक साथ चुनाव कराना होगा। लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट सीट नहीं है, इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा यह है कि कितने वोटर एक साथ वोट डालेंगे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 91 करोड़ वोटर थे, 91 करोड़ वोटर थे। और एक अनुमान यह है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 101 करोड़ मतदाता होंगे। मतलब इतने एलिजिबल वोटर उस वक्त तक हो जाएंगे, इनरोल हो जाएंगे। 101 करोड़। तो अगर इसको 100 करोड़ का भी आंकड़ा मानिए और मानिए
कि 60% लोग भी वोट देने आएंगे, सिर्फ लोकसभा के लिए कह रहा हूं, अभी राज्यसभा राज्यों की विधानसभा के लिए नहीं जोड़ रहा हूं, तो भी 60 करोड़ उससे ज्यादा जो है लोग वोट डालने आएंगे। तो 60 करोड़ लोगों से एक ही दिन में वोटिंग करा लेना यह आसान काम नहीं होगा। अब आपको यह भी बता दूं कि देश में कितने तरह के डायरेक्ट चुनाव होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक विधानसभा, नगर निगम का चुनाव और पंचायत चुनाव। अभी ये सारे चुनाव अलग अलग होते हैं। अगर किसी एक जिले में डेवलपमेंट का कोई काम हो रहा है तो 5 साल में चुनाव की वजह से वो कम से कम 4 बार रुक सकता है, क्योंकि 4 तरीके के चुनाव है। भाई आचार संहिता लग गई तो वो चुनाव मतलब जो काम चल रहा है वो रोक दीजिए, फिर वो काम थोड़ा आगे बढ़ा, पता चला दूसरा चुनाव आ गया, उसमें आचार संहिता सामने आ गई, फिर रुक गया। तो आचार संहिता कई बार जो डेवलपमेंट है उसको स्लो करती है। और यही नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर देश को गति पकड़नी है तो साल भर चुनावी मोड में रहना बंद करना होगा। अभी इस पर थोड़ा विस्तार से और बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि चुनावों में खर्च कितना होता है। सर्वे कंपनी सीएमएस के मुताबिक एक चुनाव में कुल खर्च का सरकार और चुनाव आयोग 15% हिस्सा खर्च करते हैं। यह आपको बता रहा हूं, एक चुनाव जब होता है, चुनाव का खर्च देखिए। चुनाव में कौन कितना खर्च करता है, तो जो कुल खर्च होता है, मान लीजिए 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो सरकार जो केंद्र की है प्लस चुनाव आयोग, इसका खर्च बैठता है करीब 15%, कि ये 15% खर्च करता है चुनाव कराने और बाकी चीजों में। उम्मीदवार कितना खर्च करता है, जो कैंडिडेट है भाई उसको भी अपना पर्चा छपवाना है, गाड़ी निकाल कर ले जाना है, कार्यकर्ताओं को ले जाना है, लोगों के घरों तक जाना है, तो वो खर्च बैठता है करीब 40% एक चुनाव में। राजनीतिक दल वो कितना खर्च करते हैं, वो 35% खर्च करते हैं। और मीडिया और स्पॉन्सर जो है, मीडिया स्पॉन्सर का खर्च जो है वो 5% बैठता है, 5%। और अन्य खर्च जो माने जाते हैं वो माना जाता है कि 5% बैठता है। तो 2019 में लोकसभा में कुल खर्च कितना था? 2019 की लोकसभा में अगर देखिएगा तो खर्च हुआ था 60,000 करोड़ रुपया। यह लोकसभा चुनाव में अकेले। इसमें सरकार की तरफ से जो खर्च हुआ वो 15% था, यानी जो ये खर्च बैठा सरकार वाला, ये बैठा 9,000 करोड़। तो ये वो खर्च है जो सरकार खर्च कर रही है। बाकी जो खर्च हुआ करीब 51,000 करोड़ रुपया, वो कैंडिडेट, वो पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने खर्च किया। और इसी तरीके से जब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आप सोचिए कि कितना खर्च होगा। तो देश अगर साल भर चुनावी मोड में है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का भी खर्च हो रहा है, कैंडिडेट का भी खर्च हो रहा है, सरकार और चुनाव आयोग का तो खर्च हो ही रहा है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज इतना खर्चा करेंगी तो देश में विकास पर फोकस करेंगी कि खाली जीत पर फोकस करेंगी? लेकिन यह खर्च किस तरह से बढ़ा है सरकार का, इसको आप समझिए। 1952 में 10 करोड़ 45 लाख रुपए, जब पहला आम चुनाव हुआ तो 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए। तो पर वोटर जो खर्च था, पर वोटर खर्च था 60 पैसे का। अभी आप देखिए कहां हम लोग पहुंच गए हैं। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों इतना चिंतित है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हमने 60 पैसा एक वोटर पर खर्च किया और पहला चुनाव करा लिया। 1991 तक आने में जब हम पहुंचे तो उस चुनाव में जो खर्च हुआ वो 10 करोड़ रुपए कहां था, वो बढ़कर पहुंच गया 359 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ आपको जो सरकारी खर्च होता है 15% वाला, उसका बता रहा हूं, कैंडिडेट वाला नहीं जोड़ रहा हूं। तो इसमें पर वोटर जो है जो खर्च था वो पहुंचा 7 रुपया। कहां 60 पैसे में पहला चुनाव हुआ था, एक वोटर पर 7 रुपया खर्च होने लगा 1991 आते तक। 2014 का चुनाव आया, इसमें जो
सरकारी खर्च 15% जो हिस्सा था वो आपको बता रहा हूं, वो था 3870 रुपया खर्च, 3870 करोड़ खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। और इसमें पर वोटर जो खर्च था 2014 में, पर वोटर का खर्च आपको बता रहा हूं, ये यहां पे आ जाएगा आंकड़ा, ये खर्च था 46 रुपया 40 पैसा। अब आप सोचिए, कहां हम शुरू हुए थे 60 पैसा खर्च करके एक आदमी पर चुनाव करा रहे थे, अब हम पहुंच चुके हैं 46 रुपया 47 रुपया खर्च कर रहे हैं एक व्यक्ति पर, प्रति व्यक्ति चुनाव कराने में। और ये सरकार और इलेक्शन कमीशन का खर्च है। अभी कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज, इनका खर्च तो जोड़ा ही नहीं है। इसमें बूथ प्रबंधन और ईवीएम समेत सरकारी खर्चे होते हैं जो आपके सामने रखे। अब जितनी बार साल भर में यह चुनाव होता रहेगा, बूथ आप लगाइएगा, चुनाव करने में फोर्सेस लगेंगी, उनका डिप्लॉयमेंट होगा, इधर से उधर जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, हर बार यह खर्चा बढ़ता जाएगा। आपका काम रुकेगा, डेवलपमेंट रुकेगा, आचार संहिता लगने की वजह से सो अलग। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की गंभीरता तो दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी चर्चा भी पहली बार हो रही है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर लॉ कमीशन ने 3 बार रिपोर्ट दी। 1999 में दी, फिर 2015 में दी और फिर 2018 की अपनी रिपोर्ट दी। और तीनों रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने भी माना कि राज्य और केंद्र में एक साथ चुनाव कराना ही बेहतर है। 2018 में अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर साथ होते हैं तो ईवीएम समेत कुल खर्च 4500 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। 2024 में यह खर्च कम हो जाएगा और 1751 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक बार ईवीएम की खरीद हो जाने के बाद बार बार इसे खरीदना नहीं होगा, इसलिए आने वाले चुनावों में खर्च कम होता चला जाएगा, यह लॉ कमीशन ने कहा है। इस पर 2016 में संसदीय समिति भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुकी है। यह रिपोर्ट विधि आयोग को सौंपी जा चुकी है और संसद के इसी सत्र में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में संसद की समिति का उल्लेख किया, जिसने कहा था कि बार बार चुनाव होने से सामान्य जनजीवन में रुकावट आती है और रोजमर्रा की सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से अलग अलग चुनाव कराने पर होने वाले भारी भरकम खर्च को कम किया जा सकेगा। कानून मंत्री रिजिजू ने बताया कि 2014-15 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनावों के लिए 510 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। 2015-16 में 1490 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी किया गया। फिर 16-17 में 356 करोड़ से ज्यादा, 17-18 में करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास, 2018-19 में फिर 900 करोड़ के आसपास की 886 करोड़ और 2019-20 में 1372 करोड़ से ज्यादा। मतलब हर साल आप देख रहे हैं 1000 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ सिर्फ चुनाव कराने के लिए जारी करना पड़ रहा है। 2018 में लॉ कमीशन ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन की सलाह भी दी थी। लॉ कमीशन ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 83, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल तय है, उसे आपको संशोधित करना होगा। अनुच्छेद 172, जिसमें विधानसभा का कार्यकाल तय है, उसमें भी संशोधन करना होगा। अरे भाई, जैसे मान लीजिए 2024 का इलेक्शन है और यूपी का इलेक्शन तो अभी हुआ है, तो 2024 में सब राज्यों का एक साथ कराना है तो आपको विधानसभा पहले या तो भंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको संशोधन करना होगा ना। देश में इस वक्त 24 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल से अलग चल रहा है। यानी अगर आप लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराइएगा तो 24 राज्यों में आपको चुनाव कराने हैं लोकसभा के साथ, तो बदलाव करना पड़ेगा। अगर एक साथ चुनाव कराने हैं तो इन सभी 24 विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना होगा या फिर बढ़ाना होगा। जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मार्च में 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ है, अब या तो 2027 में इसका चुनाव होगा, तब लोकसभा का चुनाव हो, उसको बढ़ा लिया जाए, या इसको 2024 में लोकसभा के साथ कराना है तो वहां कार्यकाल घटा दीजिए, या इसको और 2 साल बढ़ा दीजिए और 2029 में लोकसभा जब हो गए तब उसके साथ कराइए। कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा और इसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा। 2019 में लोकसभा के साथ, अब आप पूछेंगे कि भाई ये होगा कैसे,
मतलब अभी तो जाते हैं, लोकसभा का इलेक्शन है, अंदर गए, वो ऐसा घेरा सा रहता है, उसमें अंदर गए, वोट डाल दिए। लेकिन अगर लोकसभा का, विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा तो कैसे करेंगे? इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कई बार कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो जाएं। जैसे 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो 2019 का आंकड़ा देखिए, 2019, इसमें लोकसभा का चुनाव चल रहा था और इसी के साथ 4 राज्य जहां पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश था, सिक्किम था, यहां पे भी चुनाव एक साथ चल रहा था, और एक और अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों के लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी विधानसभा के लिए तो वोट किया ही, साथ ही लोकसभा के चुनाव के लिए भी वोट किया। अब ये कैसे किया इन्होंने? यही कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए एक बार में लागू करना है, तो ये हो तो रहा है। अब इन 4 राज्यों के लोगों ने क्या किया, ये बूथ में गए, बूथ के अंदर आप जैसे जाएंगे वहां ईवीएम लगी हुई है, ईवीएम वहां पर लगी हुई है, ऐसा बॉक्स जैसा लगा रहता है ना, जिसमें यहां पे कैंडिडेट का फोटो लगा हुआ, यहां बटन है और यहां पर पार्टी का नाम, फोटो वगैरह लगा हुआ है। इसी के साथ ऐसा घेरा रहता है, इसी के बगल में एक और घेरा रहेगा और वहां पर एक और ईवीएम लगी रहेगी। तो आप जब जाएंगे तो आपको पहले ही बताया जाएगा कि ये लोकसभा के लिए वोट देने के लिए ईवीएम लगा हुआ है, और ये वाला आपको बता दिया जाएगा कि आपकी विधानसभा के लिए ईवीएम लगा हुआ है। तो आप जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोकसभा वाला है तो लोकसभा में किसके लिए वोट कर रहे हैं, और ये वाला जो है ये अगर विधानसभा के लिए है तो विधानसभा में किसके लिए वोट कर रहे हैं। मतलब कोई बहुत आपके लिहाज से कोई रॉकेट वाले साइंस वाली चीज नहीं है, और ना ही कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। यहां गए, यहां दबाए, फिर बगल में गए, बगल में दूसरा दबाए, काम खत्म। एक बार में विधानसभा का भी वोट डाल दिए, लोकसभा का भी डाल दिए। चुनौती जो है वो होगी इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि आपको विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन साथ में कराना है, तो उतना ईवीएम लगेगा, उतना वीवीपैट लगेगा, उतने अधिकारी हो सकता है थोड़े बढ़ाने पड़ जाएं, उतने राज्यों में आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। ये सब चैलेंजेस हैं। चुनाव में खर्चे पर पीएम मोदी कई बार चिंता जता चुके हैं। वो कई बार वन नेशन वन इलेक्शन को जरूरी बता चुके हैं। 2019 में तो पीएम मोदी ने राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया था। एक बार पीएम की बात सुनिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि एक तो काम रुकता है बार बार, दूसरा देश का खर्च बहुत हो रहा है और इसको रोकना ही होगा। ये साल भर चुनावी मोड में, अच्छा नेता भी वैसे ही मोड में रहते हैं ना, साल भर चुनाव चल रहा है, इधर प्रचार उधर प्रचार में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ये सब चलता रहता है। अब पता चल गया कि अभी चुनाव हो गया, 5 साल बाद होगा, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स मोड में रहेंगे। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, उस पर भी आऊंगा। जिस खर्च की बात पीएम मोदी कर रहे थे, उसका भार सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार पर भी पड़ता है, यह भी आपको याद दिला दूं। लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र सरकार उठाती है और विधानसभा चुनावों का खर्च राज्य सरकार। लेकिन जब केंद्र और राज्यों में चुनाव एक साथ होते हैं तो खर्च आधा आधा बढ़ जाता है। अब यह भी समझिए कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो इसके फायदे क्या क्या हैं, पहले वो सुनिए, फिर आऊंगा नुकसान पर। एक तो कहा जाता है कि भाई चुनाव पर होने वाले खर्च कम हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। बार बार लगने वाली आचार संहिता 5 साल में सिर्फ एक बार लगेगी तो काम नहीं रुकेंगे, विकास के काम जो है वो तेजी से हो पाएंगे, तोड़फोड़ करके सरकार गिराने की संभावना भी कम हो जाएगी।
सरकारें बार बार चुनाव के हिसाब से नहीं बल्कि विकास को ध्यान में रखकर फैसले करेंगी। अभी ये होता है ना कि भाई अब तो कुछ दिन बाद चुनाव है, उस हिसाब से निर्णय ले लेते हैं, या अब यहां निर्णय लेंगे और वहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो कर। अब भाई पता है सब जगह एक साथ होना है, तो डेवलपमेंट जो है वो फोकस रहेगा, चुनाव फोकस नहीं रहेगा 5 साल के बाद। इसके अलावा वर्कफोर्स जैसे सिक्योरिटी और चुनाव कराने वाले लोगों का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। एक बार में ज्यादा तो लगेगी सिक्योरिटी, लेकिन उसके बाद उस फोर्स को जो है वो आप आराम से देश के दूसरे हिस्सों में दूसरे कामों में ला सकते हैं। अभी क्या है, यहां चुनाव कराए, अब सिक्योरिटी वहां भेजिए, वहां जाके चुनाव करा रही है। अब नुकसान क्या होगा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नुकसान तो कुछ होगा। एक लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि जनता के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है। अगर लंबे अंतराल में चुनाव होगा तो संभव है कि नेता जनता के बीच कम जाएं। अभी कम से कम लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग चुनाव होने से जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहती है। तो ये एक टेंशन है कि नेता एक बार जीत गए तो उनको लगेगा कि अब तो 5 साल बाद ही चुनाव होना है, तो गायब हो सकते हैं। अभी लोकसभा मान लीजिए जीत गए तो उनको लगता है अभी विधानसभा भी तो है, तो बीच में एक बार तो मुंह दिखाने आ ही जाते हैं। तो वो दिक्कत थोड़ी सी है, लेकिन ये कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर आप यही सोचकर काम करेंगे तो नेताओं में ना सुधार होना चाहिए, इसके चक्कर में सिस्टम ना सुधरे। राज्यों के मुद्दे कमजोर पड़ सकते हैं। जानकारों को आशंका है कि एक ही बार में दोनों चुनाव कराने पर राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के मुद्दे पर हावी हो सकते हैं। फिर क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट बढ़ सकता है, यह भी एक चिंता है। क्षेत्रीय एजेंडे पर राष्ट्रीय एजेंडे के हावी होने से छोटी राज्य स्तरीय पार्टी की भूमिका कम हो सकती है। नेताओं की मनमानी बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो यह भी आशंका है कि नेता मनमानी से फैसले लेंगे, जनता की कम सुनेंगे, क्योंकि 5 साल में उन्हें सिर्फ एक ही बार चुनाव में जाना होगा। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा तर्क देते हैं कि जब एक बार में तय हो जाएगा कि 5 साल बाहर ही बैठना है तो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। देश के 2 पूर्व राष्ट्रपति और कानून के कई जानकार भी यह कह चुके हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराए जाने का विचार होना चाहिए। 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ कराने पर सभी दलों को चर्चा करनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में अपने अभिभाषण में कहा था कि देश में बार बार चुनाव से खर्च बढ़ रहा है, विकास के काम पर असर पड़ता है, इसलिए एक साथ चुनाव पर विचार होना चाहिए। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का मानना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हों तो कई फायदे होंगे, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। संविधान के जानकार और लोकसभा के महासचिव रहे सुभाष कश्यप ने कहा था कि अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो खर्च आधा रह जाएगा। चुनाव आयोग भी कई बार कह चुका है कि अगर सरकार फैसला करती है तो वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए तैयार है। मतलब चुनाव आयोग ने हाथ खड़े नहीं किए कि हम तो करा ही नहीं पाएंगे। अभी देश में न सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, बल्कि इनकी वोटिंग लिस्ट भी अलग होती है। जैसे 1999 और 2004 में चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा के लिए एक समान मतदाता पत्र की मांग की थी, जिसमें सभी वोटरों की सिर्फ एक वोटिंग लिस्ट होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वोटिंग लिस्ट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इससे वोटरों के बीच कंफ्यूजन खत्म होगा। साथ ही चुनाव में वोटिंग लिस्ट के नाम पर होने वाली धांधली रुक सकेगी। इस मुद्दे को साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में उठाया भी था, लेकिन अभी तक यह काम नहीं हो पाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने हिस्सा ही नहीं लिया। जबकि वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, लेफ्ट पार्टी, टीआरएस, एनसीपी, एआईएमआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बैठक में शामिल हुए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। राजनीतिक पार्टियों में अब भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर मतभेद हो, लेकिन आजादी के पहले, आपको पता नहीं होगा बहुत लोगों को, आजाद जब हम हुए, आजादी के बाद पहले 15 सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे लोकसभा और विधानसभा। 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे, और इसकी वजह यह भी थी कि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर ज्यादातर कांग्रेस की सरकार बनती थी, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 1962 के युद्ध में चीन से मिली हार के बाद कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस हार गई।
इसके बाद कांग्रेस में पहला विभाजन भी हुआ, छोटी छोटी पार्टियां बढ़ने लगी, जिसके बाद से कई राज्यों में 5 साल से पहले ही विधानसभा के चुनाव होने लगे और लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव की परंपरा भी खत्म हो गई। अब फिर से चर्चा तेज हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसकी गति बढ़ाने की भी कोशिश की गई है कि यह हो जाए। क्या 2024 तक वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा? देखते हैं। पाठशाला में अब राष्ट्रवाद की क्लास, जिसमें उन लड़ाकू विमानों का चैप्टर खोलते हैं जिनको फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है, और इनको तो 31 साल पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था, पर अब तक क्यों नहीं हुए, आज आपको बताता हूं। MiG-21 लड़ाकू विमान, जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने में अहम योगदान दिया था, वो MiG-21 विमान अब फ्लाइंग कॉफिन में बदल चुका है। ये जानकार कई बार कह चुके हैं। MiG-21 को अभी तक इंडियन एयरफोर्स से रिटायर नहीं किया गया है, जिसके कारण हादसे भी होते रहते हैं। ऐसा ही एक हादसा कल 28 जुलाई राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था। मैं उस वक्त पाठशाला में आपको कार्यक्रम में बता ही रहा था, तभी आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक ब्रेकिंग आ गई है और ये तस्वीरें आपको दिखाई थी, कल ही की तस्वीर है। MiG-21 लड़ाकू विमानों के बारे में विस्तार से बताऊं और यह भी बताऊं कि क्या मजबूरी है जिसके कारण MiG-21 जो है वो अभी तक रिटायर नहीं हो पाया। उससे पहले कल की खबर थोड़ी सी आपको बताता हूं। राजस्थान के बाड़मेर में जो MiG-21 प्लेन क्रैश हुआ था, उसे हिमाचल के मंडी के रहने वाले विंग कमांडर एम राणा और जम्मू के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल उड़ा रहे थे। बाड़मेर के उत्तर लाई एयरफोर्स स्टेशन से रात 7:04 पर दोनों पायलट MiG-21 ट्रेनी विमान से तकनीकी उड़ान पर निकले। 6 मिनट ही उड़े थे कि MiG-21 में आग लग गई। दोनों पायलट चाहते तो सीट इजेक्ट करते, उसमें होता क्या है कि बटन दबाया, सीट निकल जाएगा भाग से, और आप पैराशूट से उतर गए। तो दोनों पायलट चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा करते तो प्लेन तो उसी वक्त नीचे जाता, आबादी वाले इलाके में गिर सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। दोनों पायलट विमान को ऐसी जगह पर ले गए जिससे लोगों की जान बच सके। बाड़मेर में जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ, वहां 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया, करीब आधा किलोमीटर तक विमान का मलबा फैल गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हादसे के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से उन्होंने बात भी की। एयरफोर्स ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। जम्मू के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल, जो MiG-21 क्रैश में शहीद हो गए, उन्होंने उड़ान भरने से कुछ समय पहले ही अपनी मां से फोन पर बात की थी। अद्वितीय बल ने अपनी मां के लिए एक नया फोन ऑर्डर किया था, मोबाइल ऑर्डर किया था, जिसे वैसे तो आज पहुंचना था, लेकिन अब किस्मत कहिए या कुछ और कि वो फोन एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को डिलीवर हो गया। ये उस मोबाइल की तस्वीर है। इसी मोबाइल से उन्होंने बात की थी और मां के पास नया फोन गया था। ये तो अद्वितीय का फोन है। अद्वितीय की मां ने उसी नए फोन से अपने बेटे से बात की, घर आने के बारे में पूछा और यह भी कहा कि उड़ान से पहले कुछ देर आराम कर लो। मां को पता भी नहीं था कि वो अपने बेटे से आखिरी बार बात कर रही है। फोन आया था कोई 2 बजे, उसकी मम्मा से बात हुई। उसकी मम्मा का फोन खराब हो गया था, तो उसने बाय पार्सल फोन मंगा रखा था उसने, तो उसमें नए फोन में सिम डालकर उसकी मम्मा ने उससे बात की और बोल रहा था, मम्मा ये फोन आपको फ्राइडे को मिलना था, तो आज तो आपको थर्सडे को ही मिल गया। तो मम्मा बोल रही थी, कितनी बार मम्मा ने उस बेटे से बोला थैंक्स बच्चे, थैंक्स फोन्स के लिए। फिर मम्मा ने बोला, मम्मा आज मेरी नाइट फ्लाइट है। तो भाभी ने बोला, जा बेटा भी सो जा, रेस्ट कर ले, थका होगा, रात को तूने फ्लाइट करनी है। लेकिन हमें क्या पता था वो इस बेटे की आखिरी फ्लाइट होगी, ये नहीं पता था हमें। मैं भी भाभी के पास था, शायद इस बात का हमें पता होता, लास्ट जाते जाते मैं भी उससे 2 बातें कर लेता। राजस्थान के जिस बाड़मेर जिले में MiG-21 क्रैश हुआ, उसे MiG-21 की कब्रगाह भी कहते हैं, क्योंकि बाड़मेर में 9 साल में
अगर आप देखेंगे जिस बाड़मेर की बात कर रहा हूं वहां 9 साल में लगातार हादसे हुए और 7 MiG-21 जो हैं क्रैश हुए बाड़मेर में। मिग सीरीज के अलग अलग। अगर आप कहूं 2013 में बाड़मेर में 2 MiG-21 और 1 MiG-27 क्रैश हुआ, 2015 में 1 MiG-21 क्रैश हुआ, 2016 में 1 MiG-21 क्रैश हुआ, 2021 में 1 MiG-21 क्रैश हुआ और 28 जुलाई यानी कल बाड़मेर में 1 MiG-21 फिर क्रैश हो गए। कल क्रैश हुए MiG-21 में दोनों पायलट शहीद हुए, जबकि इससे पहले बाड़मेर में किसी मिग हादसे में किसी पायलट की जान नहीं गई थी। साल 2012 में पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने राज्यसभा में बताया था कि अगर आप MiG-21 का रिकॉर्ड देखेंगे, MiG-21 इसके बारे में रक्षा मंत्री ने बताया था कि 1966 से लेकर और 2012 तक ये सरकारी संसद में जो सरकार ने आंकड़ा दिया था 872 MiG-21 थे भारत के पास। उसमें से क्रैश कितने हुए? 482 क्रैश हुए। मतलब हमारे पास टोटल 872 थे और 1966 से 2012 के बीच 482 MiG-21 क्रैश हुए और इसमें 171 पायलट की मौत हुई है। क्यों? आपको पता चल रहा होगा कि क्यों इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। और 39 नागरिकों की मौत हुई। यह MiG-21 का ट्रैक रिकॉर्ड है और 2013 से 2021 के बीच 20 क्रैश हुए हैं MiG-21 के और 6 मौत हुई। यानी अगर आप इसको बैठाइएगा 1966 से लेकर और 2021 तक 2021 तक 502 क्रैश हो चुके हैं MiG-21 के। 502। सोच रहे हैं आप कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और 200 से ज्यादा मौत हो चुकी है। यानी 800 से कुछ ज्यादा MiG-21 जिस देश के पास हो उसमें से 502 क्रैश हो रहे हैं। यानी आधे से ज्यादा MiG-21 प्लेन क्रैश हुए हैं और उसके बाद भी ये अभी तक एयरफोर्स में बने हुए हैं। आपके मन में भी प्रश्न होगा क्यों भाई? उसका जवाब अभी दूंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि MiG-21 के क्रैश होने की वजह क्या बताई जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है MiG-21 का पुराना। MiG-21 40 साल से भी ज्यादा वक्त से पुराने हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ विमान उड़ाने के अपने खतरे भी। MiG-21 विमानों की लैंडिंग स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कॉकपिट की खिड़कियों का डिजाइन ऐसा होता है कि पायलट रनवे को ठीक से देख नहीं पाते। सिंगल इंजन वाला विमान है, तो अगर विमान में इंजन में कुछ खराबी आ गई, कोई पक्षी टकरा गया या इंजन फेल हो गया, तो विमान की दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि एक ही इंजन है इसमें। MiG-21 को उड़ाना भी आसान नहीं है। इसे उड़ाते वक्त एक भी गलती घातक साबित हो सकती है। वायुसेना के कई पूर्व अफसर यह मानते हैं कि ट्रेनी पायलट को ट्रेन करने के लिए MiG-21 सही एयरक्राफ्ट ही नहीं है। साल 2003-2004 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि MiG-21 से जुड़े 50% हादसों की वजह टेक्निकल डिफेक्ट है। 1999 से 2002 तक रक्षा मंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक रिपोर्ट में टेक्निकल खामी को हादसों की सबसे बड़ी वजह बताया था। 157 पन्नों की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में डॉक्टर कलाम ने बताया था कि MiG के इंजन में 5 बड़ी खामियां भी हैं। MiG-21 के हादसों से जुड़ी एक बड़ी बात यह भी है कि इसे एडवांस जेट ट्रेनर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कॉम्बैट रोल यानी लड़ाई लड़ने में ज्यादा प्रभावी है। वायुसेना में एडवांस जेट ट्रेनर्स की कमी की वजह से 1980 से 2000 तक MiG-21 का ही इस्तेमाल हुआ। इसी दौरान सबसे ज्यादा हादसे हुए। 1990 के दशक में 10,000 फ्लाइंग आवर्स में MiG-21 का एक्सीडेंट रेट 2.89 का था। हॉक 132 जो विमान है, एडवांस जेट ट्रेनर्स के आने से MiG-21 का एक्सीडेंट रेट 0.27 रह गया। वायुसेना की बरसों पुरानी एडवांस जेट ट्रेनर्स की मांग 2008 में पूरी हो सकी। वायुसेना में पायलट्स की ट्रेनिंग 3 लेवल पर होती है।
90 के दशक में ट्रेनी पायलट्स दूसरे लेवल की ट्रेनिंग यानी सबसोनिक किरण एयरक्राफ्ट पर करते थे, जिसकी लैंडिंग स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। फिर तीसरे लेवल की ट्रेनिंग उन्हें सीधे सुपरसोनिक MiG-21 पर करनी पड़ती थी, जिसकी लैंडिंग स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। इसी वजह से भी पायलट्स को दिक्कत होती थी, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में काफी अंतर था। ट्रेनिंग में MiG-21 का इस्तेमाल बढ़ने से उसकी सर्विसिंग की जरूरत भी बढ़ गई, लेकिन MiG-21 की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस दौर में सोवियत संघ ने इसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया था। साल 2019 में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा था कि इतनी पुरानी तो हम कार नहीं चलाते जितनी पुरानी हम विमान उड़ा रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। That today I can still fly the MiG-21 MF aircraft, which is almost 44 years old. I am sure none of you are driving a car of that vintage. That today I can still fly the MiG-21 MF aircraft, which is almost 44 years old. I am sure none of you are driving a car of that vintage. MiG-21 को वायुसेना के बेड़े से हटाने की अलग अलग डेडलाइन भी दी जा चुकी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो सका। 6 अक्टूबर 2012 को तत्कालीन एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन ने कहा था कि MiG-21 को 2014 तक बेड़े से हटा दिया जाएगा, लेकिन यह हुआ नहीं। 29 फरवरी 2012 को तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा था कि 2014 से MiG-21 को हटाना शुरू किया जाएगा, यह भी नहीं हुआ। 19 जून 2021 को तत्कालीन एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा था कि 3 साल में MiG-21 को हटा दिया जाएगा, और अब यह कहा जा रहा है कि 2025 तक MiG-21 को वायुसेना के बेड़े से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। MiG-21 को रिटायर करने में देरी क्यों हो रही है, क्या मजबूरी है, यह भी आपको बता देता हूं। किसी भी एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से हटाने की एक लंबी प्रक्रिया है। किसी एयरक्राफ्ट को एकदम से तभी हटाया जाता है जब सेफ्टी इश्यू बहुत ज्यादा हो, और MiG-21 के साथ कहा गया कि ऐसा नहीं है। MiG-21 के अब तक फेज आउट ना होने की एक वजह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk-1A के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने में देरी है। तेजस Mk-1A की डिलीवरी 2024 से शुरू होगी। भारतीय वायुसेना में पहले से ही फाइटर स्क्वाड्रंस की कमी है। एक स्क्वाड्रन क्या होता है, उसमें 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि वायुसेना के पास 67 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए। अगर 67 ना हो तो कम से कम 42 होनी चाहिए, लेकिन अभी हैं कितनी, 30। और जिस देश के पास 30 स्क्वाड्रन है और उसमें MiG-21 जैसा फ्लाइंग कॉफिन है, उस देश में राफेल लाने के लिए विपक्ष जो है वो लड़ाई लड़ रहा था कि देखिए घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और सालों से नए विमान नहीं आ रहे थे। अब तो शुक्र मनाइए कि राफेल आ गया, वरना और कितना टाइम लगता MiG-21 को बाहर किए जाने में। वायुसेना को अपने बेड़े से MiG-29 और जैगुआर स्क्वाड्रंस को भी धीरे धीरे हटाना है। इन्हें हटाने से पहले MiG-21 को हटाया जाएगा। वायुसेना के पूर्व अफसरों के मुताबिक लंबे समय से वायुसेना को एडवांस जेट ट्रेनर की जरूरत थी। यह जरूरत 2005-6 के बाद ही पूरी हो पाई। इस बीच पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए MiG-21 को ट्रेनर जेट की तरह इस्तेमाल करना पड़ा, इसलिए भी MiG-21 को हटाना इतना आसान नहीं हो पाया। वायुसेना में MiG-21 की अब 4 स्क्वाड्रंस हैं। एक स्क्वाड्रंस को इसी साल हटाया जाएगा। इसी तरह साल दर साल एक स्क्वाड्रंस को हटाया जाएगा। 2025 तक MiG-21 की पूरी विदाई हो जाएगी। भारत अकेला देश नहीं है जो रूस के MiG-21 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है। दुनिया में लगभग 60 देश MiG-21 का इस्तेमाल करते हैं। अब तक कई देश MiG-21 को रिटायर कर चुके हैं, जिनमें चीन है, जर्मनी है, ईरान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस शामिल है। रूस ने तो MiG-21 को 1959 में वायुसेना में शामिल किया और 1985 में रिटायर भी कर दिया। यानी रूस ने 26 साल ही MiG-21 का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत में अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, रूस में 1985 में जो रिटायर हो चुका, वो अब जाकर भारत में रिटायर होने वाला है। MiG-21 अपने समय के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है, और एक समय था जब अमेरिका भी MiG-21 से डरता था। MiG-21 सेकेंड जनरेशन का लड़ाकू विमान है और भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। रूस में MiG-21 का निर्माण 1985 में बंद हो गया। भारत MiG-21 का अपग्रेडेड वर्जन प्रयोग करता है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से अपग्रेड होने के बाद इसे MiG-21 बाइसन नाम दिया गया। हवा में करीबी लड़ाई में MiG-21 सबसे घातक जेट है। एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक में भी MiG-21 बेहतरीन है। शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल से लैस होता है। MiG-21 की रफ्तार 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है। MiG-21 की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। MiG-21 कितना खतरनाक है यह आपको एक उदाहरण से बताता हूं। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पीओके में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, आपको याद होगा। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने F-16 विमान से जवाबी हमले की कोशिश की थी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन ही उड़ाया था और इसी MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को मार गिराया था। अभिनंदन वर्धमान ने दूसरी पीढ़ी के MiG-21 से 4th जनरेशन F-16 को मारा था। उस समय विंग कमांडर अभिनंदन को जो MiG-21 बाइसन उड़ा रहे थे वो श्रीनगर स्थित 51 स्क्वाड्रन का विमान था और MiG-21 की इसी 51 स्क्वाड्रन को इस साल 30 सितंबर तक रिटायर कर दिया जाएगा। MiG-21 का इतिहास भी थोड़ा सा बता देता हूं। उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसने जो योगदान दिया है वो आपने जान लिया, क्या दिक्कत आ रही है वो जान लिया। लेकिन MiG-21 को मिकोयान गुरोविच भी कहते हैं। साल 1939 में सोवियत संघ ने मिकोयान और गुरेविच डिजाइन ब्यूरो कंपनी की स्थापना हुई। इसी कंपनी का शॉर्ट नेम मिग है। 16 जून 1955 में MiG-21 ने पहली उड़ान भरी थी। MiG-21 को रूस ने 1959 में सेना में शामिल किया। 1962 में चीन से युद्ध और पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत के लिए जरूरी हो गया कि वो अपनी एयरफोर्स को मजबूत करे। रूस भी आसान शर्तों पर भारत को MiG-21 देने के लिए तैयार था। इसी के साथ भारतीय वायुसेना में MiG-21 की 1963 में एंट्री हो गई। 1966 से लेकर 1980 के बीच भारत ने मिग सीरीज के 872 फाइटर प्लेन खरीदे। मिग सीरीज के कुल 13 तरह के लड़ाकू विमान हैं, जिनमें MiG-21, MiG-27 और MiG-29 भारत इस्तेमाल करता है। MiG-27 को दिसंबर 2019 में रिटायर कर दिया गया था। मिग विमानों के हादसे के अलावा भी भारतीय सेनाओं की जरूरतों पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितनी जरूरत थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के आधुनिकीकरण की जरूरत को समझा और उसको काफी हद तक पूरा करने की कोशिश की। वायुसेना की जरूरत को देखते हुए बेहद ताकतवर और एडवांस लड़ाकू विमान राफेल को बेड़े में शामिल किया गया। साल 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 48,000 करोड़ रुपए से 83 तेजस मार्क 1 विमान की खरीद को मंजूरी दी। पिछले साल ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाया हुआ सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है, उसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। वायुसेना को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने की तैयारी चल रही है। यह विमान बिना पायलट के भी उड़ सकता है। DRDO इसे बना रहा है। साल 2015 में 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर के सौदे को भी मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा CDS के पद का गठन किया गया। तीनों सेनाओं से कोऑर्डिनेशन का काम तेज हुआ। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड की प्लानिंग आपात स्थिति में कमांड को में आसानी के लिए बनाई गई। 101 तरह के हथियारों के आयात पर रोक लगाई गई। ये हथियार अब भारत में बन रहे हैं। असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट देश में बन रहे हैं। 5 साल में रक्षा निर्यात 334% बढ़ा है और 75 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह 7 कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां पिस्तौल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। ये 2014 के बाद भारतीय सेना की ताकत में इजाफे की बात आपको बता रहा था। और ये ताकत न बढ़ती तो अब भी MiG-21 जो है वो रिटायर होने की तरफ नहीं बढ़ रहा होता। बोल के तो पिछली सरकार वाले भी चले गए थे। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास, जिसमें कश्मीर का चैप्टर खोलते हैं, जिसे मोदी सरकार ने पूरी तरह से बदला है। जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों की राय आर्टिकल 370 हटने के बाद बदली। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। उसके बाद से कश्मीर के विकास पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए, जिसका असर अब दिख रहा है। कश्मीर की पुरानी पहचान वापस आ रही है। वो लोग जो कहते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज उनको यह खबर देखनी चाहिए।
वो आतंकवादी जो सोचते थे कि कश्मीरी पंडितों की फिर से टारगेट किलिंग कर देंगे तो कश्मीर लोग आना बंद हो जाएंगे, उन आतंकियों, उनके सरगनाओं और उनके रहनुमाओं को आज ये खबर देखनी चाहिए। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को देखने और समझने के लिए टूरिस्ट का हुजूम जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है, जिससे टूरिज्म के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस साल अभी तक कितने टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे हैं आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2022 में अब तक 10 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंच चुके हैं और अभी 2022 चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है और 10 लाख पर्यटक कश्मीर जा चुके हैं। जनवरी 2022 में 60,000 से ज्यादा टूरिस्ट आए थे। मई 2022 में 3,75,000 टूरिस्ट कश्मीर गए। इससे पहले 2012 में 13 लाख पर्यटक कश्मीर आए थे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोग घूमने आ रहे हैं, उससे 2012-13 का रिकॉर्ड टूटना तय माना जा रहा है। कश्मीर में इतने ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं कि होटल्स में कमरे कम पड़ गए हैं। कश्मीर में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 5,000 होटल हैं। कश्मीर के होटल्स में लगभग 50,000 कमरे हैं और इन होटल्स में अक्टूबर तक 100% की बुकिंग है। मतलब अक्टूबर तक कश्मीर में कमरा नहीं मिलेगा। बॉस जाने की सोच रहे हैं तो सोच के जाइएगा कैसे जाइएगा, लेकिन एक व्यवस्था है, उसके बारे में अभी बताऊंगा। होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे हैं, इसके बाद भी टूरिस्ट का जम्मू कश्मीर आना जारी है। टूरिस्ट को रहने में परेशानी ना हो, इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने टेंट लगाने का प्लान बनाया है। जम्मू कश्मीर में 25,000 टेंट लगाए जाएंगे। 3,000 टेंट लगाए भी जा चुके हैं। ये टेंट सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। टेंट में वॉशरूम है, किचन की सुविधा है, घास के मैदानों और नदियों के किनारे टेंट लगाए जा रहे हैं। टेंट खास तौर पर उन टूरिस्ट प्लेसेस पर लगाए जा रहे हैं जहां होटल नहीं है या बहुत कम है। कुपवाड़ा में एलओसी के पास बंगस वैली में 70 टेंट लगाए गए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, गुरेज, बांदीपुरा में भी टेंट लगाए जा रहे हैं। टेंट का किराया होटल की तुलना में बहुत कम है। टेंट का किराया 500 रुपए से शुरू हो रहा है। यानी जम्मू कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास होटल के साथ साथ टेंट में रुकने का भी ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर की बदलती तस्वीर की गवाही फ्लाइट्स की संख्या भी दे रही है। 28 मार्च को श्रीनगर एयरपोर्ट पर 92 फ्लाइट ऑपरेट हुई थी। एक दिन में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स का रिकॉर्ड था ये। 15,000 से ज्यादा पैसेंजर श्रीनगर आए या वहां से गए। श्रीनगर एयरपोर्ट 7,000 पैसेंजर प्रतिदिन ही हैंडल कर सकता है। कश्मीर की तस्वीर एक दिन में नहीं बदली। इसके पीछे पीएम मोदी का विजन है, जिसके तहत कश्मीर का विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए लगातार विकास परियोजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। इसी साल अप्रैल में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इसमें बनिहाल काजीगुंड टनल भी शामिल है और लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग से बनिहाल से काजीगुंड की दूरी 16 किलोमीटर कम हो गई। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल तैयार किया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ऑल वेदर रोड बनाए जा रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, जिसकी लागत 7500 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में बिजली परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 5300 करोड़ रुपए की लागत से रतले जल विद्युत परियोजना बन रही है, जिससे 850 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पर्यटन के विकास के लिए भी मोदी सरकार काम कर रही है। अगस्त 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया था। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 50,000 करोड़ का निवेश आएगा। अब कश्मीर की तस्वीर बदल रही और वो लोग जो सोच रहे थे कि डराकर धमकाकर युवाओं को बरगलाकर कश्मीर को देश से अलग करने की कोशिश करेंगे, अब वो ढूंढें कि उनको किस टेंट में मुंह छुपाना है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के बाद अब ईडी ने टीएमसी के एक और विधायक पर शिकंजा कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस भेजा है और 2018 से 2022 तक के बीच टीवी चैनल्स को दिए गए विज्ञापनों की जानकारी मांगी है। तो ममता बनर्जी के एक और विधायक पर ईडी का शिकंजा कसने की खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया है।
और पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। यहाँ कुदरत का कोहराम है, यहाँ पानी का प्रचंड प्रहार है। सारे गाड़ी बह रहे हैं। पानी को जब गुस्सा आता है सब कुछ बहा ले जाता है। पानी के प्रहार से फौलादी चट्टान भी चकनाचूर हो जाते हैं। पानी से बर्बादी और तबाही की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के बालटाल की है। देखिए कैसे पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। यहाँ आसमान से इतना पानी बरसा कि सैलाब आ गया। पानी के साथ पत्थर और मलबा तेजी से नीचे आने लगा। यहाँ पे दर्जनों अमरनाथ तीर्थ यात्री सैलाब की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी फौरन हरकत में आ गए और सभी तीर्थ यात्रियों को सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यूपी में बाढ़ दस्तक दे रही है। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियां बाढ़ के पानी में डूबनी शुरू हो चुकी हैं। गंगा का जलस्तर सामान्य से 10 फीट ऊपर पहुंच चुका है। दशाश्वमेध घाट पर बने कई छोटे मंदिर पानी में डूब चुके हैं। जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 66 से 67 मीटर के आसपास है। हालांकि ये जो लेवल है वो चेतावनी बिंदु से अभी नीचे है, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती है और इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो मां गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर जाएंगी और निश्चित तौर पे जब ये जो खतरा होगा वो काफी बड़ा होगा। काशी के घाटों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है उसी तेजी से लोगों की आफत में इजाफा हो रहा है। तेज बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में 19 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ये तस्वीरें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर जोधपुर की हैं। जोधपुर को सैलाब ने अपनी गिरफ्त में कुछ इस कदर जकड़ लिया है कि जिंदगी बचाने के लिए सेना को आना पड़ा। राजस्थान में बारिश ने बीते 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जोधपुर में चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी नाले उफान पर हैं। 30 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस सैलाब के बीच फंस गई तो लोगों की सांसें अटक गई। काफी जद्दोजहद के बाद जिंदगी को जल चंगुल से बाहर निकाला गया। राजस्थान में 33 साल बाद ऐसी बारिश हुई है। सामान्य से 55% ज्यादा बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जोधपुर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया। जोधपुर में बीते 15 दिनों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। 3 दिन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पहाड़ में सिर्फ भूस्खलन ही नहीं बल्कि तेज बारिश की वजह से भी जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश की वजह से यहां चिनाब नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ के पानी ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो उससे बहा ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई सालों पहले नदी के ऊपर ये पुल लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस बार नदी में ऐसा बहाव आया कि पूरा का पूरा पुल ही पानी में बह गया। पहाड़ में तेज बारिश की वजह से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।